नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। केंद्र में जब एक पार्टी की सरकार हो और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार हो, तब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के अलावा एक और शक्ति केंद्र बनता है, वो है राजभवन यानी राज्यपाल। राज्यपाल केंद्र का नुमाइंदा होता है और वो संविधान की रक्षा के लिए उसकी नियुक्ति होती है कि संवैधानिक व्यवस्था राज्य में चलती रहे सुचारू रूप से, वो चरमराने न पाए, और अगर ऐसा हो रहा है तो केंद्र को इसकी रिपोर्ट दे और केंद्र सरकार उसके आधार पर निर्णय ले, कार्रवाई करे। मुख्य रूप से राज्यपाल का ये दायित्व होता है, उसका मुख्य काम संविधान की रक्षा करना है। लेकिन जब स्थिति ऐसी हो कि केंद्र में एक पार्टी की सरकार और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार हो, तो ये प्रश्न उठने लगते हैं और ये मानकर राज्य सरकार चलती है कि केंद्र ने जो राज्यपाल भेजा है वो हमारे खिलाफ, हमारे हितों के खिलाफ काम करने के लिए आया है, हम पर निगरानी रखने के लिए आया है। और जो परंपरा रही है पहले की, मुख्यमंत्री से सलाह लेकर गवर्नर की नियुक्ति होती थी। जब लंबे समय से मेरा मतलब 3-4 दशकों तक आज़ादी के बाद से केंद्र और राज्य में कांग्रेस की ही ज़्यादातर सरकारें रही, तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट कभी सामने आया नहीं। तो इसकी कोई स्थिति नहीं बनी, उसकी कोई परिस्थिति नहीं बनी कि एक ही पार्टी का राज्य है दोनों जगह, और सरकार जो चाहती है वो, या प्रधानमंत्री जो चाहते हैं, केंद्र सरकार जो चाहती है, वो राज्य सरकार को सीधे कन्वे कर दिया जाता था। गवर्नर की बीच में ज़रूरत नहीं होती थी। इसके बावजूद गवर्नर के पद का सर्वाधिक दुरुपयोग उन्हीं दिनों में हुआ, सरकारों को बर्खास्त करने के लिए, ख़ास तौर से जो दूसरे दलों की यानी विरोधी दलों की सरकारें हैं उनके लिए। और ये सिलसिला जो है लंबे समय तक चलता रहा। नरेंद्र मोदी के आने के बाद उत्तराखंड को छोड़ दें तो किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया, राज्य में राज्यपाल का शासन नहीं लगाया गया। ये इस बात का ध्यान रखा है मोदी सरकार ने कि ये स्थिति ना आए। जो वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो इसमें बड़ा ज़रूरी है कि इस केंद्र राज्य संबंध की जो संवेदनशीलता है उसका ध्यान रखा जाए। क्योंकि केंद्र सरकार के पास ताकत ज़्यादा है तो इसके लिए उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही ज़्यादा होती है। अब सवाल एक बात का उठता है कि इस समय जो परिस्थिति है देश में, कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी राज्यपालों के जरिए उन प्रदेशों में शासन करना चाहती है, या प्रशासन चलाना चाहती है, या एजेंडा सेट करना चाहती है जहां उसके विरोधी दलों की सरकार है। और ये कॉन्फ्लिक्ट पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से उभर कर आए। आपने दिल्ली में अगर रहते हैं तो देखा होगा एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच में जो चल रहा है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक उस तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में। इसके अलावा झारखंड की बात कर लीजिए, तेलंगाना की बात कर लीजिए, और आ जाइए तमिलनाडु पर। तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में भी, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो महाराष्ट्र में, तमिलनाडु का मामला इस समय सबसे गंभीर और सबसे ताज़ा है। हाल ही में जो घटना हुई वो अभूतपूर्व घटना हुई। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई तमिलनाडु विधानसभा का। उसमें कस्टमरी जो परंपरागत रूप से भाषण होता है राज्यपाल का, वो भाषण राज्यपाल पढ़ रहे थे। और जाहिर है कि ऐसा भाषण राज्यपाल का हो या राष्ट्रपति जो अलग अलग मौक़ों पर 15 अगस्त या 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर पढ़ते हैं, वो भाषण सरकार का लिखा हुआ है। या बजट सत्र में जब राष्ट्रपति बोलने के लिए आते हैं, संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, तो भाषण सरकार का लिखा हुआ होता है, एक तरह से सरकार का वक्तव्य होता है। और इसको लेकर जो है अलग अलग समय पर विवाद होते रहे हैं। ताज़ा विवाद जो हुआ उसमें तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि, उन्होंने भाषण के कुछ शब्द छोड़ दिए, जैसे तमिल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, इस तरह के कुछ शब्द थे जिनको उन्होंने छोड़ दिया। तो मुख्यमंत्री MK स्टालिन खड़े हुए, उन्होंने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया और कहा कि सदन की कार्यवाही में वही जाएगा जो सरकार का लिखा हुआ भाषण है, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। इतना सुनने के बाद
राज्यपाल सदन से निकलकर चले गए। तो किसी राज्यपाल ने वॉकआउट किया हो सदन की कार्यवाही से अपने भाषण को पूरा किए बिना, ये तो बहुत बार हुआ है कि भाषण पूरा नहीं हुआ और घोषणा कर दी उन्होंने कि इस भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए हल्ले हंगामे के बीच में। लेकिन ये घटना पहली बार हुई कि कोई मुख्यमंत्री खड़ा होकर अगर राज्यपाल ने कुछ शब्द छोड़ दिए हैं भाषण के जो निर्धारित टेक्स्ट था उसमें से, तो प्रस्ताव मूव किया जाए। ये एक तरह से निंदा प्रस्ताव की तरह हुआ राज्यपाल के खिलाफ, एक संवैधानिक अथॉरिटी के खिलाफ। तो वो सदन से निकलकर चले गए। उसके बाद से लगातार डीएमके हमलावर है राज्यपाल पर कि राज्यपाल को वापस बुलाया जाए, राज्यपाल का इस्तीफा हो। उसके बाद राष्ट्रपति से भी प्रतिनिधिमंडल मिला। ये सब हुआ है और कहा, ये आरोप ये लगाया जा रहा है कि राज्यपाल RN रवि जो है वो बीजेपी का एजेंडा लागू करना चाहते हैं, बीजेपी की जो विचारधारा है उसको लागू करना चाहते हैं। राज्यपाल ने 20 विधायक रोक रखे हैं जो विधानसभा से पास हो चुके हैं, उनको मंजूरी नहीं दी है। राज्यपाल का ये कहना है कि ऐसे किसी मामले को मंजूरी नहीं दी जा सकती जो ऐसा कानून बनाए जिस प्रस्ताव या विधेयक के जरिए जो केंद्र सरकार की नीतियों के या केंद्र सरकार के कानूनों के खिलाफ हो। अब इन 20 विधेयकों में कौन से ऐसे हैं ये मुझे नहीं मालूम, उसका डिटेल नहीं मालूम, लेकिन ये संघर्ष चल रहा है लगातार। ऐसा ही संघर्ष केरल में लंबे समय से चल रहा है। केरल में लड़ाई ये चल रही है कि वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, उन्होंने जो विश्वविद्यालयों में करप्शन हो रहा है, जो अपने लोगों की नियुक्ति हो रही है अयोग्य होने के बावजूद, उसके खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई। उस पर सरकार कोर्ट भी गई, लेकिन राज्यपाल का पक्ष ही सही साबित हुआ। तो राज्य सरकार ने किया कि इस समस्या को ही ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने राज्यपाल का जो अधिकार था राज्य के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर का, वो चांसलर होता है राज्यपाल, तो उसको ही ख़त्म कर दिया। तो राज्यपाल के हाथ से जो है विश्वविद्यालयों का जो भी नियुक्ति का और प्रशासन का अधिकार जो जितना था वो सब छीन लिया। और ये विधेयक जाहिर है कि पास करके राज्यपाल के पास ही जाएगा। राज्यपाल ने अभी तक इसको मंजूरी नहीं दी है। इसी तरह से झारखंड में 2 विधेयक पास किए हैं राज्य सरकार ने जिसको गवर्नर ने मंजूरी नहीं दी है। छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ है। रिजर्वेशन को लेकर 2 विधेयक भूपेश बघेल की सरकार ने पास किया, उसको राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है। तो कुल मिलाकर जो सवाल उठ रहा है जिस तरह से, और जो राज्यपाल जिस तरह से काम कर रहे हैं उसको लेकर, तो क्या बीजेपी अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही है? अब इस सवाल का, ये ऐसा सवाल है जिसका हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन मेरे लिए इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या राज्यपाल संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं? अभी तक किसी मामले में ये बात सामने नहीं आई है कि राज्यपाल ने किसी संवैधानिक मर्यादा, नियम या संवैधानिक परंपरा का उल्लंघन किया हो। फ़र्क क्या आया है? क्यों ये चल रहा है? ये क्यों इस तरह का विवाद उठ रहा है? क्यों इस तरह के अभियान चल रहे हैं? तमिलनाडु में चल रहा है गो बैक रवि। तो राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार नहीं कर सकती। जो कंसल्टेशन की बात मैंने शुरू में कही कि मुख्यमंत्री से सलाह मशवरे के साथ होता है, तो 2 परस्पर विरोधी वाली अगर सरकारें हैं तो उनमें कभी मतैक्य होगा ही नहीं। तो होता यह है कि केंद्र सरकार अब इतना करती है कि राज्य के मुख्यमंत्री को सूचित कर दिया जाता है कि फलां को गवर्नर नियुक्त किया जा रहा है। इससे ज़्यादा मुख्यमंत्री की इसमें कोई भूमिका होती नहीं है। अब फिर उसी सवाल पर लौट कर आते हैं कि ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है राज्यपालों की भूमिका को लेकर। तो उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि अब 2 अलग अलग विचारधाराओं की सरकारें हैं कई राज्यों में, और केंद्र में अलग विचारधारा की सरकार है। तो एक टकराव, टर्फ वॉर, हर समय राज्य सरकार को लगता है कि केंद्र सरकार राज्यपाल के जरिए हमारे खिलाफ कुछ कर रही है। राज्यपाल अगर किसी मुद्दे पर सरकार की नीतियों से या सरकार की किसी बात से असहमति जाहिर करें या सहमति न जाहिर करें तो ये लगता है कि ये केंद्र सरकार का
और केंद्र में बैठी जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, उसका एजेंडा चलाया जा रहा है। दूसरी बात ये कि आज़ादी के बाद से जो राज्यपाल बनते थे और राज्यों में सरकार कांग्रेस की होती थी, केंद्र में सरकार कांग्रेस की होती थी, तो इसलिए कोई टकराव नहीं होता था, टकराव का कोई अवसर नहीं आता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ, उस समय भी कुछ मामले हुए हैं, लेकिन वो बड़ा कोई टकराव, कोई बड़ा मुद्दा बना नहीं। इन राज्यों में, जिन राज्यों का मैंने जिक्र किया, उनमें से ज़्यादातर में ऐसी स्थिति है, ज़्यादातर में तो नहीं कहेंगे, लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उसके अलावा केरल, ये राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक उपस्थिति या राजनीतिक जनाधार बहुत कम है। तो इसलिए ये मुद्दा और ज़्यादा गंभीर हो जाता है कि क्या राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार अपना एजेंडा या अपनी पार्टी का एजेंडा लागू कराना चाहती है। ये ग्रे एरिया आप कह सकते हैं, हाँ भी और नहीं भी। कई मामलों में ऐसा लगता है कि राज्यपाल जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उसके मुताबिक बोल रहे हैं, लेकिन क्या वो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। ये सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता कि वो संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि पहले के समय में राज्यपाल पोस्ट रिटायरमेंट वाली पोस्ट थी, जहां सक्रिय राजनीति से रिटायर होकर नेता राजभवन में आराम करते थे। हालांकि कई मामले ऐसे हुए हैं कि राजभवन से लौटकर फिर सक्रिय राजनीति में आ गए, लेकिन अब जो राज्यपाल हैं जिनसे ये टकराव की बातें हो रही हैं, वो संविधान के प्रावधानों के तहत मुद्दे उठा रहे हैं और संविधान का इस्तेमाल करके राज्य सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं। राज्य सरकार को ये मंजूर नहीं है कि उनसे कोई सवाल पूछे, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, मुख्यमंत्री उनका जो है वो सर्वे सर्वा है, सर्वोच्च नेता है, उससे कोई सवाल कर सकता है, ये वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के केसीआर की तरह, जो प्रधानमंत्री के ही महत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं जाते। ममता बनर्जी भी ये कर चुकी हैं ऐसा। तो समस्या की मूल वजह जो है वो राज्यपालों का प्रोएक्टिव तरीके से संवैधानिक प्रावधानों के तहत सवाल उठाना, राज्य में जो गलत हो रहा है उस मुद्दे को उठाना और उस पर सरकार का ध्यान दिलाना। अब जैसे तेलंगाना है, तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार, मतलब राज्य सरकार, उनके फ़ोन टैप करा रही है, उनके कार्यक्रम नहीं होने दे रही है। तो ये जो लड़ाई चल रही है राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री, दरअसल इस लड़ाई से किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर राज्य सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल मिल बैठकर बात करके अगर समस्या को सुलझाना चाहें, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उस समय राज्यपाल से उनका कितना झगड़ा चल रहा था। और पश्चिम बंगाल का तो मतलब हद ये हो गई है कि राज्यपाल के कार्यक्रम रोक दिए गए, राज्यपाल की सुरक्षा खतरे में पड़ गई, ऐसे भी मौके आए। तो मुश्किल ये है कि मैं जिन राज्यों की बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर से जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा बड़ा जनाधार नहीं है, वहाँ जो सत्तारूढ़ दल है उसके पास लड़ने के लिए सामने बीजेपी उस तरह से नहीं है, तो बीजेपी का प्रतिनिधि मानकर राज्यपाल को उस पर हमला करते हैं। उनको लगता है कि राज्यपाल पर हमला मतलब केंद्र सरकार पर हमला, केंद्र सरकार पर हमला मतलब भारतीय जनता पार्टी पर हमला। तो अगर आप राज्यपाल को ये कटघरे में खड़ा कर दें, ये साबित करने की कोशिश करें कि ये केंद्र सरकार के एजेंट नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, तो आपके लिए लड़ाई आसान हो जाती है, आपके लिए हमला करना आसान हो जाता है। वही हो रहा है। जो राज्यपाल जो संवैधानिक सवाल उठा रहे हैं उनका जवाब नहीं है मुख्यमंत्रियों के पास, इसलिए ये लड़ाई और तेज़ हो रही है। क्योंकि जिन मामलों को लेकर, जहां मतभेद के मामले को लेकर जितने भी अदालत में गए हैं, अदालत से राज्यपाल का पक्ष ही सही साबित हुआ है। अभी तक गलत भी साबित हो सकता है, ज़रूरी नहीं है राज्यपाल जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं सब सही ही हो, लेकिन ये जो लड़ाई चल रही है वो पॉलिटिकल टर्फ वॉर की है। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को लगता है कि राज्यपाल
एक पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, पार्टी के नुमाइंदे के रूप में काम कर रहे हैं और हमारी सरकार की लोकप्रियता प्रभावित हो रही है उससे। सरकार के खिलाफ जब आप कोई भी सवाल उठाएंगे, कोई भी मुद्दा उठाएंगे, तो जाहिर है सरकार कटघरे में खड़ी नज़र आएगी। और यही बात जो है मुख्यमंत्रियों को या राज्य सरकारों को मंजूर नहीं है, पसंद नहीं है। इसलिए ये लड़ाई आने वाले दिनों में और तेज़ होने वाली है। राज्यपालों के खिलाफ मोर्चा खोलकर वो राज्य सरकारें कोई बड़ा राजनीतिक लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है, बल्कि हो उसका उल्टा रहा है। वो ये रहा है कि इसकी वजह से, चूँकि उनको बीजेपी का नुमाइंदा मानकर हमला किया जा रहा है, बीजेपी की विचारधारा, उसकी नीतियों, कार्यक्रमों पर हमला किया जा रहा है, तो परसेप्शन में, लोगों की धारणा में ये लड़ाई बीजेपी बनाम उस पार्टी से, जैसे तमिलनाडु में डीएमके, बीजेपी बहुत छोटी पार्टी है तमिलनाडु में, लेकिन आप परसेप्शन देखें, जो पब्लिक परसेप्शन, मीडिया में जो खबरें, जो सोशल मीडिया पर चर्चा है, उससे ऐसा लगता है कि डीएमके और बीजेपी जो है मुख्य प्रतिद्वंदी है, बीजेपी नंबर 2 की पार्टी है। यही हाल तेलंगाना में है। इसी तरह की स्थिति धीरे धीरे केरल में बन रही है, लेकिन वहाँ पर जो है विपक्ष ज़्यादा मजबूत है, इसलिए जो है बीजेपी अभी भी हाशिए पर ही है। लेकिन बाकी राज्यों में भी परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है और उन राज्य सरकारों को नुकसान, राजनीतिक नुकसान हो रहा है। तो ये बात जब तक राजनीतिक दलों को समझ में नहीं आएगी, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। जब तक राज्यपाल के उठाए मुद्दों को हल करने की संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से कोशिश नहीं शुरू होगी, तब तक ये लड़ाई चलने वाली है और ये आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।